हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पिक द फाइट सिविल सर्विस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग करने वाले हैं करंट अफेयर्स। और करंट अफेयर्स की अगर बात करें, जो विशेषता है, जो मुख्य इसका कहने का आशय ये है कि जो हमारे इस करंट अफेयर्स को जो खास बनाता है, उसमें आप देखेंगे तो हम लोग इसका सबसे ज़्यादा संदर्भ न्यूज़पेपर का देते हैं। और उसके बाद अगर बात करें तो प्रतियोगिता दर्पण और क्रॉनिकल का भी हम लोग सहारा लेते हैं। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं करंट अफेयर्स का। तो देखिएगा, ये हमारा इस सेशन का जो पहला जो प्रश्न होता है वो है, बिहार राज्य में कितने स्थान पर खोले जाएंगे खेल विज्ञान केंद्र। क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए, बिहार राज्य में कितने स्थान पर खोले जाएंगे खेल विज्ञान केंद्र। खेल विज्ञान केंद्र कितने स्थान पे खोले जाएंगे, तो ये देखिए, ये होता है पाँच स्थानों पे। अगर खेल देखा जाए कि खेल विज्ञान केंद्र की अगर बात हो जाए तो कितने स्थानों पर इसे खोला जाएगा, तो ये स्थान होता है 5 स्थान होता है। तो 5 स्थान के बारे में देखते हैं हम लोग डिस्कशन में। देखिए, कहता है कि बिहार राज्य में 5 विज्ञान केंद्र खोले जाएंगे। कितना, तो 5 विज्ञान केंद्र खोले जाएंगे, जहां खिलाड़ियों को वैज्ञानिक तरीके से क्या किया जाएगा, कहाँ, यानी कि देखिएगा, किसी भी चीज़ में जब आप वैज्ञानिक तरीके से, जैसे मानते हैं आप तैयारी ही कर रहे हैं बीपीएससी का, और आपके अंदर तैयारी करने का तरीका वैज्ञानिक तरीके से ना हो, तो कहीं ना कहीं सफलता से आप चूक जाएंगे। तो किसी भी क्षेत्र में जब आप काम कर रहे होते हैं तो वैज्ञानिक तरीके से होना चाहिए, ठीक है। तो क्या कहता है कि जहाँ खिलाड़ियों को वैज्ञानिक तरीके से प्रशिक्षित दिया जाएगा, हाल ही में, कहाँ पे, तो हाल ही में पटना के ज्ञान भवन में। कहता है कि हाल ही में पटना के ज्ञान भवन में 2 दिवसीय, क्या कहता है, दो दिवसीय स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है। कहाँ पे किया गया, तो देखिएगा, इसका आयोजन पटना में किया गया है। कहाँ पे, तो पटना में किया गया है। कहता है कि 19 यानी कि 2023 को यह किया गया, ठीक है। और एक चीज़ और भी देखते हैं कि वर्तमान में बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक कौन हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे रविंद्रन शंकरन। अगर पूछा जा सकता है कि वर्तमान में बताइए कि बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक कौन है, तो देखिए क्या हो जाएंगे, रविंद्रन शंकरन हो जाएंगे, रविंद्रन शंकरन हो जाएंगे। अगला कहते हैं कि बिहार राज्य खेल प्राधिकरण को 25 मार्च 2023 को, कब, तो देखिए 25 मार्च 2023 को एक श्वेत संस्था के रूप में कानूनी मान्यता दिया गया है, ठीक है। एक कानूनी मान्यता दिया गया है किसको, तब बिहार राज्य खेल प्राधिकरण को दिया गया है। चलिए अगला हम लोग सवाल पे देखते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, देखिए, कहता है कि हाल ही में किसने जूनियर मिस इंडिया प्रतियोगिता में मिस गार्जस 2023 का खिताब जीता, ठीक है। क्या कहता है कि किसने जूनियर मिस इंडिया में के प्रतियोगिता में गार्जेस 2023 का, कौन सा, तो गार्जेस 2023 का खिताब जीता है। तो 2023 का खिताब कौन हो जाएगा, तो देख लीजिए क्या नाम है इनका। ऑप्शन आपका सी हो जाता है। इनका नाम है आम्रपाली सोनू झा, नाम है इनका, ठीक है। 2 का आंसर होता है आम्रपाली सोनू झा, ओके। इसके डिस्कशन में देखिए, आम्रपाली सोनू झा का जो स्थान है, जो घर है, वो दरभंगा है। कहाँ हो जाता है, तो दरभंगा हो जाता है। देखिए, ये दरभंगा हो जाता है, ये क्या हो जाएगा, दरभंगा हो जाएगा, दरभंगा, ठीक है। कहता है कि ये 14 साल की हैं और 9th क्लास में पढ़ती हैं। कितने साल की हैं, अगर एज की बात कर दी जाए तो ये 14 साल की हैं और एक किस क्लास में पढ़ती है, तो 9th क्लास में पढ़ती हैं। कहता है कि वर्तमान में अपने परिवार के साथ कहाँ रहती हैं, तो अभी की बात कर दिया जाए तो ये पुणे में रहती हैं। सौंदर्य प्रतियोगिता परीक्षोपयोगी की अगर बात कर दिया जाए, जो प्रश्न पूछा जा सकता है ये, यानी कि सौंदर्य प्रतियोगिता से संदर्भ में अगर आपसे सवाल पूछा जाएगा तो कैसा सवाल पूछा जाएगा, जैसे में देखते हैं, मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब किसने जीता। मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब कौन जीता, तो देखिए, ये अमेरिका के रहने वाली हैं। अमेरिका के रहने वाली, इनका नाम क्या है, आर बोनी गैब्रियल नाम है, आर बोनी गैब्रियल नाम है। और ये क्या है, मिस यूनिवर्स 2022 का। और इसने कहा कि ये रहने वाली हैं, तो अमेरिका का, यूएसए का है। उसके बाद अगला हम लोग देखते हैं, कहता है कि मिस वर्ल्ड 2022 किसने जीता। मिस वर्ल्ड 2022 का अगर बात करें दिया जाए तो देखिए, ये पोलैंड की हैं,
ये पोलैंड की रहने वाली हैं, इनका नाम है कैरोलिन ब्लिवस्का। क्या नाम है? कैरोलिन ब्लिवस्का नाम है, पोलैंड की रहने वाली हैं और इन्होंने 2022 में मिस वर्ल्ड का क्या किया, देखिएगा, मिस वर्ल्ड का इन्होंने खिताब जीता। उसके बाद हम लोग बातें हैं मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता, और मिसेज वर्ल्ड की बात कर दी जाए, मिसेज वर्ल्ड जो 2022 का खिताब है वो किसने जीता, तो यहाँ पे देखते हैं ये सरगम कौशल नाम है इनका। क्या नाम है? सरगम कौशल नाम है, जो जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं। सरगम कौशल, ठीक है, जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं, ठीक है। मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब इन्होंने जीता, जिनका नाम है सरगम कौशल, और ये जम्मू और कश्मीर के रहने वाले हैं, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं कि मिस इंडिया 2023 किसने जीता। अगर बात करते हैं हम लोग ये हाल ही में मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है, मिस इंडिया 2023 का खिताब, तो यहाँ पे देखिएगा ये राजस्थान कोटा की रहने वाली हैं और इनका नाम है नंदिनी गुप्ता। क्या नाम हो जाता है? नंदिनी गुप्ता नाम होता है इनका। अगर पूछा जाएगा कि मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता, तो मिस इंडिया 2023 का खिताब कोटा के रहने वाली, और कोटा अभी राजस्थान में, और कोटा की बात करेंगे तो देखिएगा आईआईटी मेडिकल के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है, ठीक है। तो उनका नाम क्या है, वो कहाँ की रहने वाली, तो राजस्थान की रहने वाली है और इनका नाम है नंदिनी गुप्ता नाम है इनका। क्या नाम हो जाता है? नंदिनी गुप्ता हो जाता है, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ देखते हैं। अगला सवाल कहता है कि बिहार के किस विश्वविद्यालय के, क्या, तो किस विश्वविद्यालय के शिक्षक भावुक शर्मा, क्या नाम होता है, किस शिक्षक यानी कि भावुक शर्मा की अगर बात यहाँ पे हो रहा है, को चीन आईआईटी दिल्ली में समर फैकल्टी रिसर्च फेलोशिप के लिए चुना गया है। तो ये व्यक्ति किस, मतलब समझिए कि आईटन मतलब विश्वविद्यालय के हैं। ये पूछता है कि बताइए उस व्यक्ति का नाम बताइए, ठीक है, जिनका नाम क्या है, भावुक शर्मा है, और जिनको चीन आईआईटी दिल्ली में समर फैकल्टी रिसर्च फेलोशिप के लिए चुना गया है, ठीक है, वो किस विश्वविद्यालय के हैं। क्या हो जाएगा, तो ये देखिए ये भावुक शर्मा का जो संबंध है पटना विश्वविद्यालय से है। किससे हो जाएगा, तो देखिए ये पटना विश्वविद्यालय से है, और बात करता है कि कौन सा, भावुक शर्मा कहाँ के हैं, तो भावुक शर्मा का संबंध किससे है, तो पटना विश्वविद्यालय से है, और कहता है कि चीन आईआईटी मतलब चीन आईआईटी समर फैकल्टी रिसर्च फेलोशिप के लिए मतलब चुना गया है। चलिए इसका देख लेते हैं। कहता है पटना विश्वविद्यालय के भूगर्भ शास्त्र विभाग के शिक्षक भावुक शर्मा का आईआईटी दिल्ली में समर फैकल्टी रिसर्च फेलोशिप के लिए हुआ है। उन्हें महीनों तक, क्या कहता है, उन्हें महीनों तक आईआईटी दिल्ली में यानी कि दिल्ली आईआईटी में रहकर शोध करने का मौका मिला है। ये भारतीय मानसून पर शोध करने वाले हैं, ठीक है, यानी कि ये भारतीय मानसून पर शोध करेंगे। बिहार में बाढ़ और सूखे के प्रभाव को कम करने के लिए, कौन सा, तो बाढ़ और सूखे के प्रभाव को कम करने के लिए आधुनिकतम तकनीक को अपनाने की दिशा में 10 मई 2023 को क्या, तो बेफिक्र नामक एक ऐप का शुभारंभ किया। क्या नाम हो जाता है, तो बेफिक्र हो जाता है नामक एक ऐप का शुभारंभ किया उसने। इससे जल संसाधन मंत्री संजय झा ने लॉन्च किया है। अगर एप्लीकेशन की बात कर दिया जाए तो ये क्या हो जाता है, बेफिक्र नामक एक ऐप होता है जिसका संचालन किसने किया, देखिएगा, और इसको लॉन्च करने की बात करी जाए तो इनका नाम है संजय झा, और संजय झा जल संसाधन मंत्री हैं, ठीक है, इन्होंने ये किया था। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023 में किसने गोल्ड पदक जीता, ठीक है, किसने गोल्ड पदक जीता, तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर देखिए, कहता है कि हाल ही में विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप, विश्व तीरंदाजी जो चैंपियनशिप हुआ उसमें कौन सा ऐसा कंट्री है जो गोल्ड मेडल जीता। क्या कहता है, कौन ऐसा कंट्री है जिसने गोल्ड जीता। तो गोल्ड की जब भी बात आती है और अगर जीतने वाला अगर विजेता भारत का हो या पड़ोसी कंट्री हो तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और सबसे पहली बात यह है कि अगर विजेता भारत हो तो उसको तो एकदम रट लेना चाहिए, ठीक है। तो ये कौन सा हो जाता है, तो ये बात करते हैं हम लोग भारत का। इसका आंसर क्या हो जाता है, ये आंसर आपका भारत हो जाता है, ठीक है, ये आंसर आपका भारत हो जाएगा। देखिए इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं।
कहता है कि हाल ही में आयोजित होने वाला कौन सा, तो विश्व चैंपियनशिप में भारत ने क्या किया, भारत ने गोल्ड पदक जीता। ठीक है, भारत ने क्या किया, गोल्ड पदक जीता। ठीक है, गोल्ड पदक जीता। कहता है कि इसका आयोजन कहाँ पे हुआ, तो इसका आयोजन कहाँ पे हो जाएगा, तो इसका आयोजन बर्लिन में हुआ था। इसका आयोजन कहाँ किया गया, बर्लिन में किया गया। कहता है कि ज्योति सुरेखा बेनन, प्रणीत कौर और अदिति गोपी चंदन स्वामी की टीम ने इस प्रतियोगिता में देश के लिए पहला स्वर्ण पदक हासिल किया। भारतीय महिलाओं ने फाइनल में डाइफने केविटेरो एना सोफिया और हर्नांडेज जियोन की मैक्सिकन टीम को कितना 235 और 229 से हराकर चैंपियनशिप का ताज पहनाया है। ठीक है, तो ये हो जाता है। अगला हम लोग देखते हैं हाल ही में किस राज्य सरकार ने रैनो टास्क फोर्स गठित किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ये वाला रैनो टास्क जो फोर्स है, भारत का कौन ऐसा राज्य है जिसने मतलब गठित किया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बिहार हो जाता है। 5 का क्या हो जाएगा, बिहार हो जाएगा। ये पेपर की कटिंग में देख लीजिए, आप लोग पेपर में दिया हुआ है, देखिए। कहता है कि बिहार में गठित किया जाएगा राइनो टास्क फोर्स। क्या किया है, राइनो टास्क फोर्स। ये सारा का सारा चीज़ें आपको देखा जाए तो न्यूज़पेपर में बहुत ही अच्छा आपको करंट अफेयर्स मिलेगा। न्यूज़पेपर का अध्ययन बहुत मायने रखता है। देखिए, कहता है बाघों के बाद, क्या कहता है कि बाघों के बाद अब गैंडों के संरक्षण के लिए क्या होगा, संरक्षण के लिए प्रयास किए जाएंगे। यहाँ पे कहता है कि पश्चिमी चंपारण अभ्यारण्य में क्या, पश्चिमी चंपारण अभ्यारण्य में एक गैंडा और पटना चिड़ियाघर में है 14 गैंडे। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं, क्या कहता है कि बिहार में गठित किया जाएगा क्या, तो राइनो टास्क फोर्स। क्या गठित किया जाएगा, राइनो टास्क फोर्स। कहाँ गठित किए जाएंगे, तो ये बिहार में हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, कहते हैं कि बिहार में बाघों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि के बाद राज्य सरकार अब गैंडों के संरक्षण के लिए राइनो टास्क फोर्स गठित करने की तैयारी कर रही है। किसके लिए, तो गैंडों के संरक्षण के लिए। ठीक है, अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक और मुख्य वन्यजीव वार्डन पीके गुप्ता ने बताया कि मौजूदा समय में पश्चिमी चंपारण जिले के वाल्मीकि बाघ अभ्यारण्य में केवल 1 गैंडा और पटना चिड़ियाघर में कितना, 14 गैंडा है। अगर बात कर दिया जाए जो पश्चिमी चंपारण में वाल्मीकि जो आपको टाइगर रिजर्व है, यहाँ पे बाघ अभ्यारण्य है, वहाँ पे गेंडों की संख्या कितना है, तो गेंडों की संख्या आपको कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, और बात कर दिया जाए कि अगर पटना चिड़ियाघर में गेंडों की संख्या कितना है, तो ये वहाँ पे 14 हो जाता है। ठीक है, ये याद रहना चाहिए। कहता है कि राष्ट्रीय गैंडा संरक्षण रणनीति के तहत संभावित स्थलों में से एक के रूप में BTRA को चुना गया है, जहाँ देश के अन्य अभ्यारण्यों से गैंडे लाकर रखे जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि BTR में आवास एवं सुरक्षा स्थितियों का आकलन करने और वहां गैंडों को फिर से लाने के उपाय सुझाने के लिए लगभग 2 साल पहले एक समिति गठित की गई थी। समिति ने हाल ही में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को अपनी रिपोर्ट सौंपी है। गुप्ता ने बताया कि अब राज्य सरकार BTR में गैंडों के संरक्षण के उपाय सुझाने के लिए राइनो टास्क फोर्स गठित करने की तैयारी कर रही है। अगर आपके पास पेपर हो तो उससे ज़रूर पढ़ेंगे, नहीं तो हम जो भी इम्पोर्टेंट है आपको यहाँ पे पढ़ के सुना देते हैं। गुप्ता के मुताबिक अगले 2 वर्षों में BTR में गैंडा बाहुल क्षेत्रों को 5% तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया। कितना फीसदी, तो देखिए 5% तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया। अंदर से ये प्रश्न पूछा जा सकता है, इसलिए देखिएगा अगर कोई भी आदमी बात करे तो देखिएगा हमने सीधे बनाया क्वेश्चन बिहार में गठित किया जाएगा राइनो टास्क फोर्स। एक बार और देखिए क्वेश्चन क्या है, गहराई पता चलेगा। कहता है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने रैनो टास्क फोर्स गठित किया, तो रैनो टास्क फोर्स तो आप पढ़ लिए, ठीक है, ऊपरी सतह ऊपरी था तो कोई भी कॉमन है, कोई भी आदमी मार देगा कि बिहार है। लेकिन जब इसकी गहराई में आप जाते हैं, जैसे आप यहाँ न्यूज़पेपर की बात करें, जब न्यूज़पेपर में आते हैं तो कह सकता है कि ठीक है गैंडा बाहुल क्षेत्र को कितना फीसदी बढ़ाने की बात किया गया, तो देखिए 5%, ये याद रहना चाहिए। फिर पूछा जा सकता है कि ठीक है BTR में यानी कि वाल्मीकि बाघ अभ्यारण्य में गैंडों की संख्या कितना है, और फिर बात कर दे कि ठीक है पटना चिड़ियाघर में गैंडों की संख्या कितना है। तो ये सब अंदर की
की चीज़ें हैं। और देखिए बीपीएससी को हम आपको बता रहे हैं, बीपीएससी क्या कहता है? बीपीएससी कहता है कि अब आपको गहराई में जाकर पढ़ने की ज़रूरत है। जब आप गहराई में जाते हैं तब आपको ज़्यादा ज़रूरत, मतलब समझिए कि बीपीएससी के लिए आप निकाल करके लाते हैं। जो मैंने ये जो चीज़ें हैं ये सीधे सीधे क्या किया जाएगा, ये सीधे सीधे आपका संबंध जैसे समझिए कि जिसका स्टैंडर्ड बीपीएससी लेवल का नहीं है या यूपीएससी का लेवल का नहीं है वो डायरेक्ट यहाँ से उठा लेगा। लेकिन बीपीएससी के लिए अगर प्रश्न बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल आपको ये आपको टोटल करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से गहराई से वो लोग प्रश्न निकाल लेते हैं और जब आप पेपर पढ़े रहेंगे तो 100% आप मारेंगे। यही चीज़ें है कि अगर आप पेपर पढ़ के जाते हैं तो पेपर अगर आपने अध्ययन किया तो आराम से 30 प्रश्न अगर पूछता है ना तो नहीं भी बनाएंगे तो आराम से समझिए कि 22 से 25 के बीच में आराम से बना लेते हैं। मैगजीन को अगर जोड़ दीजिए, अगर प्रतियोगिता दर्पण अगर या क्रॉनिकल को जोड़ देते हैं तो आराम से 27-28 तक आराम से बन जाता है आपसे। इतना इतना अच्छा करंट होता है। और देखिए जिसका करंट अफेयर्स पे पकड़ बन गया वो बीपीएससी में 100% रिजल्ट लेके आता ही आता है। इसीलिए देखिएगा अगर आपने पढ़ा, हिस्ट्री पढ़ा, साइंस पढ़ा और बिहार स्पेशल पढ़ा तो देखिए साइंस की बात करें तो 30 नंबर का सवाल पूछा जाता है। अगर हिस्ट्री की बात करेंगे तो 30-32 नंबर वहाँ से भी पूछा जाता है। अगर बात करें बिहार स्पेशल का तो बिहार स्पेशल को भी कम मत आकिए, यहाँ से भी 25 से 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। और बात कर दें हम लोग करंट अफेयर्स का तो 30-32 प्रश्न यहाँ से भी हो जाते हैं। अगर इस तरीके से देखा जाए तो कितना हो जाता है, लगभग 4 सब्जेक्ट पे ध्यान देंगे तो 110 प्लस यहीं पार कर जाते हैं और आपका रिजल्ट 100% इसी 4 सब्जेक्ट पर निर्भर करता है। तो पढ़ने का तरीका करंट सब कोई पढ़ रहा होगा, आराम से कोई भी चीज़ें पढ़िए, सटीक किताबें पढ़िए। मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ सटीक किताबें पढ़ने से आपका रिजल्ट बनता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि न्यूज़पेपर का अध्ययन जरूर करिए और न्यूज़पेपर का अध्ययन 3 घंटा 2 घंटा खूब बढ़िया से करिए। आपका करंट अफेयर्स भी होगा, आपकी बौद्धिक क्षमता भी बढ़ेगी और पीटी कम मेन दोनों के लिए आप तैयार हो जाएंगे, ठीक है। तो कहता है दुनिया में एक सींग वाले गैंडों की लगभग 75% आबादी भारत में है। कितनी फीसदी? तो देखिए 75% आबादी। अगर बात कर दें हम लोग पूरी दुनिया में तो सबसे ज़्यादा देखिए बाघों की संख्या भी पूरी इंडिया में पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा। और बात कर दें हम लोग यहाँ पे गैंडों का तो देखिए क्या कहता है, कहता है कि 75% आबादी कहाँ पे? भारत में। इनमें से 93% से अधिक गैंडे अकेले असम के संरक्षित क्षेत्र काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में है। कितना परसेंट? तो देखिए 93% से अधिक है। कहाँ पे? तो देखिए असम का जो राष्ट्रीय नेशनल पार्क है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, इसमें पाया जाता है। और ये देखिए यही है आपका गैंडा जो आप देख रहे होते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें कहता है, यहीं पे लिखा हुआ है कि पूरी दुनिया में एक सींग वाले गैंडों की लगभग 75% आबादी भारत में है। पूछा जाता है एक सींग वाला गैंडा, 2 सींग वाला गैंडा, तो एक सींग वाला गैंडों की संख्या 75% की आबादी कहाँ? भारत में। कहता है कि इनमें से 93% से अधिक गैंडे अकेले कहाँ पे हैं? तो असम राज्य के संरक्षित क्या है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। और एक चीज़ यहाँ पे देख ली, कहता है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान के बारे में कि गैंडों को फिर से लाने की योजना के लिए संभावित क्षेत्रों के रूप में गनौली, देखिए ये प्रश्न पूछा जा सकता है, गनौली और मदनपुर की पहचान की गई है। मेरा इस तरह से बताने का एक ही मकसद है कि भाई आप लोग बढ़िया से कम ये चीज़ को देखा करिए। न्यूज़पेपर से बाहर एक भी प्रश्न नहीं रहता है। हम लोग भी समझिए कि मेरे जो स्टूडेंट हैं, जो मेरे विद्यार्थी हैं, उन लोगों को हम ज़्यादातर यही कहते हैं। 67-68 में एग्ज़ाम दिए हैं, अभी 67 का इस मंथ में आने वाला है रिजल्ट। तो देखिए क्या कहता है, गनौली और मदनपुर की पहचान की गई है। किसके लिए? तो देखिएगा इस गैंडा मतलब क्षेत्रों के चुनाव के लिए। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो कौन ऐसा मैगजीन होगा और कौन ऐसा समझिए कि करंट अफेयर्स होगा जो ये देगा? तो वो चीज़ें क्या करता है, ऊपरी का वो लोग लिख करके छोड़ देते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति आप में से न्यूज़पेपर का अध्ययन कर रहा होगा वही ना ये बना के आएगा, ठीक है। तो ये देखिए ये मेरा मकसद है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में बीटीआर में सिर्फ एक नर गैंडा मौजूद है, ठीक है, जो पिछले 2 वर्षों से यहाँ रह रहा है। वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय में बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित वाल्मीकि अभ्यारण्य के, अब देखिएगा यहाँ पे कितने फैक्ट मिलते हैं। कहता है कि वाल्मीकि अभ्यारण्य का 909.86 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में स्थित है। कौन सा? पूछा जा सकता है।
कि भाई बताइए कि वाल्मीकि अभ्यारण्य कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अगर आपने यहाँ पे देखा होगा तो आपका ऑप्शन करेक्ट यहीं उठा के दे देगा। कितना है तो 909.86 वर्ग किलोमीटर में। फिर अगला देखते हैं, इससे 1990 में 18वें बाघ अभ्यारण्य के, कितना अच्छा मतलब समझिए कि न्यूज़पेपर से बहुत सारा चीज़ मिलता है। हम मेंस की बात बताते हैं, मेंस हम लोग जो हमारे मतलब स्टूडेंट लोग जो दिया और हम लोग भी देते हैं, तो देखिए 60% से कहीं ज़्यादा इसका योगदान न्यूज़पेपर का होता है आपके मेंस में। अगर आप दे रहे होंगे तब तो ठीक है, आपको पता होगा। तो ये सारा चीज़ें हैं। कहता है कि 1990 में 18वें बाघ अभ्यारण्य के रूप में स्थापित किया गया था और बाघों की आबादी के घनत्व के लिहाज से यह चौथे स्थान पर है। पूछा जा सकता है कि बाघों की आबादी का जो घनत्व है, इस हिसाब से ये जो वाल्मीकि नगर जो मतलब गैंडा या की संरक्षण बनाई जा रही है या बाघ अभ्यारण्य है, वो कितने नंबर का है, कौन सा स्थान आता है उसका, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ऑप्शन दे देगा। अगर आपने चौथा नहीं पढ़ा है तो क्या होगा, आप गलत कर देंगे। तो ये देखिए क्या कहता है कि बाघों की आबादी के घनत्व के लिहाज से यह चौथा स्थान रखता है। कहता है कि गंडक और मसान नदियाँ इस क्षेत्र से होकर बहती है। देखिए कितना फैक्ट है यहाँ पे, बहुत सारे, कोई भी मैगजीन में ये नहीं दे पाएगा, इसकी गारंटी है। गंडक और मशान नदियाँ इस क्षेत्र से होकर बहती है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि करंट अफेयर्स के लिए सबसे बेहतर न्यूज़पेपर, कोई भी आदमी कहाँ जहाँ भी आप मैगजीन देख रहे होंगे, सबका संदर्भ आपका न्यूज़पेपर ही है। कहता है कि बिहार के एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान बीटीआर में पिछले 4 वर्षों में बाघों की संख्या कितना, 75% की वृद्धि दर्ज की गई है। दोनों चीज़ें मिल गया। कहता है कि 2018 में यहाँ बाघों की संख्या कितनी थी, 31 थी। अगर बाघों की संख्या 2031 के रिपोर्ट के अनुसार देखेंगे तो 31 हो जाता है, ठीक है। लेकिन देखेंगे कि 75% की वृद्धि हुई है इस बार, तो कितना हो जाता है। कहता है कि 2022 में बढ़कर कितना हुआ, 54 हो गया है। बीटीआर में बाघों की आबादी में तेज वृद्धि से उत्साहित बिहार सरकार ने राज्य में कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य को अन्य बाघ अभ्यारण्य के रूप में विकसित करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। और पूछ देगा कि ठीक है भाई, एक तो बाघ अभ्यारण्य आपको नेशनल बाघ जो टाइगर रिजर्व है वो कौन सा है, वाल्मीकि नगर पश्चिमी चंपारण में। बात यहाँ दूसरा बनाई जाने की बात कर दिया, तो यहाँ दूसरा भी है, कहाँ पे, तो कैमूर में। देखिए एक न्यूज़पेपर से आपको इतनी सारी फैक्ट मिलती है। फिर कहता है कि यह अभ्यारण्य एक मतलब 1504.96 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। देखिए यह अभ्यारण्य, पूछेगा कि यह अभ्यारण्य कितने वर्ग किलोमीटर में फैला है, तो देखिए 1504.96 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में आपको फैला हुआ है। इतने सारे आपको यहाँ से समझिए कि करंट अफेयर्स मिलता है। अगर कोई न्यूज़पेपर का अध्ययन हमेशा करे, 6 महीने के बाद वो आईएएस का सबसे समझिए कि अप्लाइड प्रश्न या बीपीएससी का अप्लाइड प्रश्न बनाना शुरू कर देगा। चलिए अगला हम लोग देखते हैं, अगला क्या कहता है। कहते हैं कि परिवहन विभाग द्वारा जारी हालिया आंकड़ों, यानी कि कब, अगस्त 2023 यही जो हम आपको करा रहे हैं, के अनुसार इस चालान से राजस्व अर्जित करने के मामले में बिहार कौन से स्थान पर है। क्या कहता है, बिहार कौन से स्थान पर पहुंच गया है, ठीक है। तो ये देखिएगा, ये अगर बात कर दिया जाए तो ये हो जाता है कि बिहार का स्थान 6ठा हो जाता है, ये हो जाता है, नहीं सॉरी, ये 5वां हो जाएगा। तो इस हिसाब से क्या कहता है, इस हिसाब से राजस्व अगर अर्जित करने का मतलब देखा जाए तो इस हिसाब से क्या होता है, 5वां स्थान इसका होता है। तो 5वां ये हो गया। तो इसके पहले 4 कौन सा स्टेट होते हैं उसके बारे में भी थोड़ा सा जान लिया जाए। देखिए कहता है कि बिहार से पहले वाले राज्य कौन कौन से हैं, तो देखिए पहले वाले राज्य की बात होता है, राजस्थान हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा, हरियाणा हो जाएगा और महाराष्ट्र हो जाएगा। उसके बाद हमारा जो 5वां आता है वो होता है बिहार होता है। कौन होता है, 5वां हमारा बिहार हो जाता है, ठीक है। यानी कि उससे पहले, बिहार से पहले 4 राज्य ऑलरेडी ई राजस्व में उन्होंने अपना एक स्थिति बेहतर बना ली है। और कहा जाता है कि ई जैसे चालान जो है आराम से ऑनलाइन चालान काट देगा। इसमें ऐसी व्यवस्था किया जा रहा है कि पटना में ऐसा भी अगर गाड़ी चला रहे हैं इस तरह से कुछ ऐसे उल्लंघन कर रहे हैं तो आपको घर बैठे बैठे भेज देगा कि भाई आपको चालान कट गया है। तो उस चालान से राजस्व की बात कर दिए तो उस हिसाब से आपको बिहार का स्थान 5वां हो जाएगा। अब बिहार से पहले 4 यहाँ पे स्टेट दिख रहे हैं आपको, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और महाराष्ट्र, ठीक है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं क्या कहता है। कहता है कि हाल ही में एशिया की अब तक की सबसे ऊंची भूमि कला समूह प्रदर्शनी कहाँ शुरू की गई है।
कला समूह प्रदर्शनी कहाँ शुरू की गई है? तो 7 का हो जाएगा, देखिएगा लद्दाख में। 7 का आंसर क्या होता है? बी हो जाता है। कहता है कि 7 का बी आंसर होगा, कौन सा? तो लद्दाख में। जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों अब केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। इसी में कहता है कि भारत में चावल उत्पादन करने वाले प्रमुख राज्य कौन सा है? देखिए पेपर में दिया हुआ है, जब पूछ देगा कि भारत में चावल उत्पादन करने वाले प्रमुख राज्य कौन हो जाएंगे, तो देखिएगा पश्चिम बंगाल भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य है, पश्चिम बंगाल। कहता है कि इसके बाद उत्तर प्रदेश और पंजाब का स्थान आता है। अगर बात कर रही तो चावल उत्पादन में क्या होता है, मछली और चावल की बात करते हैं ना, तो देखिए पश्चिम बंगाल में चावल और मछली खूब मिलता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं, कहता है दूसरा स्थान किसका है, तो उत्तर प्रदेश का है, उत्तर प्रदेश का है। और तीसरा स्थान किसका है, तो ये देखिए पंजाब का। ये सब याद रखना चाहिए। ठीक है, कहता है कि आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, ठीक है, 2021-22 के लिए देश के कुल चावल उत्पादन का 32% 3 राज्यों में हुआ। पश्चिम बंगाल ने जहां कुल चावल उत्पादन में 12.87% का योगदान दिया, वहीं उत्तर प्रदेश ने 11.72% का और पंजाब ने 9.89% का योगदान दिया। जबकि 2020-21 में इन तीनों राज्यों की चावल उत्पादन में हिस्सेदारी 36% थी। इस वर्ष भारत में उत्पादित कुल चावल में पश्चिम बंगाल का योगदान 13.62% और उत्तर प्रदेश का 12.81% और पंजाब का 9.96% था। उपरोक्त तीनों राज्यों के अतिरिक्त चावल उत्पादित करने वाले प्रमुख राज्य हैं तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, बिहार है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा है, असम और हरियाणा है। देखिए मैंने आपको एक बात बोला था कि जहाँ पे चावल का उत्पादन सबसे ज़्यादा है उसका संबंध किससे होता है, जनसंख्या से है। जैसे देखिएगा, हालांकि अभी तो देखा जाए तो थोड़ा सा कुछ ये हो गया है, लेकिन अगर हम बात करें कि पूरी दुनिया में हमारे विश्व में सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन कहाँ होता है, तो देखिए ये हो जाता है, चीन हो जाता है। सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन यही करता है चाइना। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या भी किसके पास है, चाइना के पास है। अगर बात कर दें हम लोग की पूरी दुनिया में, मतलब पूरे विश्व में द्वितीय स्थान किसका है जो चावल का उत्पादन करता है, तो द्वितीय स्थान आपको किसका हो जाता है, भारत का हो जाता है। और भारत की अगर बात करें तो देखिए भारत का द्वितीय स्थान किस में है, जनसंख्या में। ठीक है, तो जहाँ पे चावल का संबंध है जनसंख्या से, वो बहुत ही एक उसकी अलग अपना एक लक्षण है, कहें तो उसका एक मतलब साइंटिफिक रीजन भी है। ठीक है, तो चलिए अगला हम लोग देखते हैं। कहता है कि हाल ही में मालाबार युद्ध अभ्यास किस स्थान पर शुरू होने वाला है, कौन सा? तो देखिए मालाबार युद्ध अभ्यास किस स्थान पर शुरू होने वाला है, तो 8 का देख लेते हैं किस पे हो जाएगा, तो ये ऑस्ट्रेलिया हो जाता है। किस पे हो जाता है, 8 का डी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। हमने युद्ध अभ्यास पूरा टोटल का टोटल कर दिया है और उसको अलग अलग बांट कर भी दिखाया है। देखिए युद्ध अभ्यास का हम लोग कल वीडियो डाला, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 मिनट का होगा, यानी कि एक भी प्रश्न वहाँ से नहीं छूटने वाला है। जैसे मिलिट्री के लिए जैसे स्थल हो गया, जल हो गया और वायु हो गया, और तीनों को अलग अलग करके मैंने उसमें दिखा दिया है। युद्धाभ्यास जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है 2023 के लिए। चलिए, कहता है कि बिहार को नीति आयोग के एक्सपोर्ट इंडेक्स में कौन सा स्थान है, तो 22वां स्थान है। कौन सा? तो देखिए ये 22वां स्थान इसको मिला है बिहार को नीति आयोग के एक्सपोर्ट इंडेक्स में। क्या कहेगा कि एक्सपोर्ट इंडेक्स में बिहार को कौन सा स्थान मिला, तो बिहार को कौन सा स्थान मिलता है, देखिए यही 22वां स्थान इसको प्राप्त होता है। पेपर में दिया है, ये देखिए ये वाला हो जाता है। ठीक है, आप लोग एक बार देख लीजिएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में पेरुक्कू उत्सव किस राज्य में मनाया गया। कहता है कि हाल ही में पेरुक्कू उत्सव जिसे कहा जाता है पेरुक्कू उत्सव, तो पेरुक्कू देखिए उत्सव से भी कभी कभी सवाल पूछे जाते हैं, इसीलिए जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं ना, तो उस न्यूज़पेपर में छोटा सा कटिंग कर दे किसी स्टेट का, जब आप देखेंगे देश विदेश की खबरें उसमें पढ़ेंगे, खेल का पढ़ेंगे, उसमें बहुत सारा चीज़ें आपको क्या पढ़ना है, आपको निकालना है। देखिए कि न्यूज़पेपर चाय की दुकान पे भी रहता है, और भारत के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के पास भी रहता है, और आईएएस और यूपीएससी बीपीएससी करने वाले, तैयारी करने वाले स्टूडेंट भी रखते हैं। सब कोई अपने अपने जो
मतलब जो संदर्भ है वो अपना अपना वहाँ से समझिए कि न्यूज़ निकाल लेता है। अगर आप यूपीएससी और बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको वहाँ से क्या क्या न्यूज़ निकालना है ये आपको आनी चाहिए, ठीक है। क्या कहता है नौवा, कहता है कि हाल ही में पेरुक्कू उत्सव किस राज्य में मनाया गया, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये देखिए 9 का होता है तमिलनाडु, इसका आंसर होता है, क्या हो जाएगा, तमिलनाडु आंसर हो जाता है, ठीक है, तमिलनाडु। थोड़ा सा इसका देखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये जो हम कटिंग आपको लाए हैं इसको हम आपको बता दें, बहुत ही VVI कहता है कि स्वतंत्रता दिवस समारोह में जो 15 अगस्त को होने वाला है, ठीक है, 15 अगस्त को जो होने वाला है उसमें हिस्सा लेंगे अमेरिकी संसद। कौन लेंगे, तो अमेरिकी संसद लेंगे। और ये देखिए अमेरिकी सांसद रो खन्ना का ये फोटो जो आप देख रहे हैं, ये रो खन्ना का फोटो आप देख रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक बात देख लीजिए, हम आपको बता देते हैं, कहता है कि 15 अगस्त 2023 को लाल किले पर होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह के आयोजन में कुछ खास विदेशी मेहमान हिस्सा लेने के लिए आ रहे हैं। ये मेहमान अमेरिकी के सांसद होंगे, अमेरिकी सांसद रो खन्ना, कौन, तो रो खन्ना और माइकल वाल्ट्स के नेतृत्व में अमेरिकी सांसदों का एक दल पहली बार भारत की आज़ादी मिलने के दिन आयोजित होने वाले समारोह में हिस्सा लेने के लिए आ रहे हैं। यह दोनों सांसद भारत अमेरिकी गुट की संयुक्त तौर पर अध्यक्षता करते हैं। भारतीय मूल के रो खन्ना, देखिए कहता है कि भारतीय मूल के रो खन्ना कैलिफोर्निया से, अगर रो खन्ना की बात की जाए तो कहाँ से जीते, तो कैलिफोर्निया से। और बात करिए कि वाल्टज फेल का, तो ये फ्लोरिडा से रिपब्लिकन पार्टी के प्रतिनिधि हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें इतनी आपको होना चाहिए। और ये देखिए कहता है कि अमेरिकी संसदन में 15 अगस्त को राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव पेश किया गया। क्या कहता है कि भारतीय स्वतंत्रता दिवस को अमेरिका में भी धूमधाम से मनाने की तैयारी है। देखिए भारतीय स्वतंत्रता दिवस को अमेरिका में भी, कहाँ पे, तो अमेरिका में भी धूमधाम से मनाने की तैयारी हो रही है। कहा जाता है कि अमेरिकी संसद के निचले सदन प्रतिनिधि सभा में भारतवंशी श्री थानेदार के नेतृत्व में सांसदों के एक समूह ने इस आशय का प्रस्ताव पेश किया। प्रस्ताव में 15 अगस्त को दुनिया के 2 सबसे बड़े लोकतंत्र के राष्ट्रीय दिवस के जश्न के तौर पर घोषित अनुरोध का ये किया जाएगा। दोनों देशों को दुनिया का सबसे बेहतरीन लोकतंत्र के रूप में दर्शाया गया है। हमारे भारत का लोकतंत्र ही कमाल का है। नेक्स्ट सवाल जो देखिए, कहता है कि भारत मतलब समान नागरिक संहिता के खिलाफ, क्या कहता है, समान नागरिक संहिता के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने वाला राज्य कौन है। और ये भी प्रश्न आपको बहुत ही VVI हो जाता है, ठीक है। कहता है कि समान नागरिक संहिता के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने वाला भारत का कौन ऐसा राज्य है, किसके खिलाफ, तो समान नागरिक संहिता के खिलाफ। तो ये राज्यों की बात कर दी, जहाँ पे ज़्यादा पढ़ा लिखा लोग होता है ना, वहीं पे ये सब चीज़ें दिमाग चलता है, अच्छी बात है। तो ये कहाँ हो जाएगा, तो केरल हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाता है, तो देखिए केरल हो जाएगा। और केरल की बात करें तो सबसे ज़्यादा एजुकेशनल रेशियो तो वहाँ पे देखने को मिलता है। साथ ही साथ वहाँ पे देखिएगा जहाँ पे शिक्षा होगा, लड़का लड़कियों के भेद में भेदभाव कम होगा, यानी कि लैंगिक असमानता की भी बात करें तो यहाँ पे कम है। लिंगानुपात भी यहाँ पे सबसे ज़्यादा लड़कियों से यानी कि लड़कों से ज़्यादा लड़कियों की संख्या केरला में पाई जाती है, ठीक है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं, कुछ पेपर का कटिंग है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखते हैं यहाँ पे कहता है कि बिहार के 6 शिक्षक किए गए हैं, नामित किए गए हैं। कहता है कि राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 के लिए बिहार की तरफ से 6 शिक्षक नामित चयनित किए गए हैं। कितने शिक्षक, तो देखिए अच्छे शिक्षक, आप लोगों के पास पेपर हो तो इसको पढ़ लीजिएगा, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये प्रभात खबर में दिया गया है। कहता है कि बिहार के 6 शिक्षक किए गए हैं, कब, तो राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 से 6 शिक्षकों को नवाजा गया है, सम्मानित किया गया है, ठीक है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। कहता है कि मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्र में इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन किया गया है। कहाँ पे, मोतीपुर में। और मोतीपुर की अगर बात कर दी जाए तो मोतीपुर आपको बिहार के मुजफ्फरपुर में पड़ता है। कहाँ पे, तो मुजफ्फरपुर में पड़ता है। देखिएगा मुजफ्फरपुर के मोतीपुर औद्योगिक के क्षेत्र में इंडियन बैंक पटना की मुख्य शाखा द्वारा संपोषित इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन इंडियन बैंक के कार्यपालक निदेशक इमरान अमीन ने किया,
ठीक है, इमरान अमीन ने किया। तो कहाँ पे बने, ये उसका उद्घाटन किया गया, तो ये हो जाता है मोतीपुर। इसे याद रखेंगे, मोतीपुर। तो मोतीपुर का मतलब कौन सा ज़िला में पड़ता है, तो ये हो जाएगा आपको मुजफ्फरपुर में। ठीक है, मुजफ्फरपुर में होता है। नेक्स्ट देखिए, कहता है कि हाटी समुदाय को, कौन सा समुदाय, तो पूछा जा सकता है कि कौन ऐसे समुदाय है जिसको क्या, तो देखिए अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी, शेड्यूल ट्राइब में होने का उनको दर्जा दिया। और ये जो जनजाति हैं ये किसको मिला, तो हिमाचल प्रदेश के हैं ये हाटी समुदाय को। किसको, तो हाटी समुदाय को क्या मिला, तो अनुसूचित जनजाति का क्या मिला, राष्ट्रपति द्वारा अब दर्जा मिलेगा कि भाई ये अब अनुसूचित जनजाति में आएंगे। कौन सा, तो हाटी समुदाय। देखिए हाटी समुदाय का संबंध हिमाचल प्रदेश से है। देखिए हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिला के गिरिपार क्षेत्र के हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति एसटी का दर्जा मिल गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शनिवार को संशोधित अनुसूचित जनजाति विधेयक को स्वीकृति प्रदान की। इसके बाद इसे राज्यपत्र में अधिसूचित कर दिया गया। ठीक है, तो किसको किया गया, कौन ऐसा समुदाय है जिसको अनुसूचित जनजाति में ट्रांसफ़र किया गया, तो ये हो जाएंगे हाटी समुदाय। और हाटी समुदाय का संबंध कहाँ से है, तो ये हिमाचल प्रदेश से है। ठीक है, और हिमाचल प्रदेश में देखिएगा कहाँ से, तो सिरमौर जिला होता है, वहाँ पे कौन सा, तो गिरिपार क्षेत्र के हैं। ठीक है, इतना होना चाहिए। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 25। देखिए कहता है कि भारत और भूटान के बीच शुरू होगी अंतर्राष्ट्रीय रेल सेवा। क्या होगा, अंतर्राष्ट्रीय रेल सेवा होगा। ठीक है, क्या कहता है कि भारत और भूटान के बीच में क्या होगा, अंतर्राष्ट्रीय रेल सेवा का शुभारंभ होगा। कहता है कि भारत और भूटान के बीच जल्द ही अंतर्राष्ट्रीय रेल सेवा शुरू की जाएगी। ठीक है, दोनों देश असम के कोकराझार और भूटान के शहर गोलेफू के बीच रेलवे लाइन बिछाने के लिए बातचीत कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये सेशन है ये समाप्त होता है। बहुत इम्पॉर्टेंट हम ये जो न्यूज़पेपर है, और न्यूज़पेपर की बात किया जाए तो इम्पॉर्टेंट आप देख ही रहे हैं। सबसे ज़्यादा आपके लाइफ में वैल्यू होना चाहिए न्यूज़पेपर का, उसके बाद मैगज़ीन और सटीक मैगज़ीन पढ़िए। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये सेशन समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन पसंद आता है, आप इसे लाइक करें, आप सब्सक्राइब करें और ढेर सारा शेयर करें, क्योंकि ढेर सारा शेयर करेंगे तो आपको, आपके दोस्तों को बहुत ही ज़्यादा इससे फ़ायदा होगा, और साथ ही साथ आपकी तरक्की मेरे लिए मायने रखती है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको अगले वीडियो में फिर हम लोग मिलते हैं आपसे। तब तक थैंक यू वेरी मच।